एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और बहुत मजे कर रहे होंगे, है ना। तो मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हमें नया चैप्टर करना है, चैप्टर 5 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ऑलरेडी उसको पढ़ रखा है क्लास 10th के चैप्टर 4 में, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिलेट कराया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिलेट कराया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब कैसे, देखो इस चीज को समझते हैं। थोड़ा सा मैं मार्कर ले लूं जरा। ओके, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे। रेड, ठीक है। ओके, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं क्या होती है बेटा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कॉमा वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे a की वैल्यू 0 नहीं होती थी। ओके, तो थोड़ा रिकॉल करते हैं बेटा। 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास में हम इस चैप्टर में क्या कर रहे थे? बेसिकली हम कुछ और नहीं बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, है ना। मानते हो ये बात? तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। अब बात आती है कि सॉल्व करने के क्या क्या तरीके थे हमारे पास। तो हमारे पास 3 तरीके थे सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां पे कुछ सीखा था। क्या सीखा था? मेरे को याद नहीं आ रहा क्या सीखा था। याद आ गया। हमने सीखा था, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तब हमने ये सीखा था, या तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे कितने? 2, या फिर इस इक्वेशन के 2 बराबर सॉल्यूशन होंगे, या फिर इस इक्वेशन के 2 वास्तविक सॉल्यूशन नहीं होंगे। आपको याद होगा, आई एम श्योर आपको याद होगा। अब आपको सर थोड़ा सा रिकॉल करा दो ना। तो देखो ना, रिकॉल करते हैं। हमने वहां पे एक चीज सीखी थी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट? b² माइनस 4ac, है ना ये। अब b क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x। 4a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और c ये रहा कांस्टेंट टर्म, है ना। ओके, तो इफ हमने 3 केस सीखे थे वहां पे, है ना। पहला केस क्या था कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन 2 रियल रूट्स, देन 2 रियल रूट्स। आई एम श्योर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सेकेंड, इफ d इज इक्वल टू 0 देन 2 इक्वल रूट्स। ओके, आई एम श्योर यहां पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पे जो 2 रियल रूट्स हैं, ये 2 रियल डिस्टिंक्ट है बेटा, है ना, अलग अलग है ना, डिस्टिंक्ट। और यहां पे 2 कैसे हैं? इक्वल रूट्स है, दोनों बराबर है। ओके, और तीसरा आपने ये सीखा था नेचर ऑफ रूट्स में कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए। अच्छा, 0 से छोटी का मतलब क्या है? नेगेटिव वैल्यू, है ना। 0 से छोटी का मतलब क्या है? नेगेटिव, है ना, नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो देन नो रियल रूट्स। तो बच्चों, इस केस में हमारे पास कोई रियल रूट्स नहीं होते हैं। ओके, अच्छा, रियल बार बार वर्ड एक यूज हो रहा है, रियल। क्या है ये रियल? क्या मतलब है रियल का? बेटा थोड़ा सा फील करो तो समझ में आएगा। रियल मतलब वास्तविक होगा। रियल मतलब, अब जैसे कि मैं हूं तो मैं एक्चुअल में हूं ना, ऐसा तो नहीं है कि मेरा भूत है यहां पे। रियल मतलब फील करके देखो बेटा। रियल मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल में है, उसको हम रियल कहते हैं। तो रियल नंबर्स की बार बार जिक्र हो रहा है, रियल नंबर्स। क्या है ये रियल नंबर्स? तो बेटा आज तक जितने भी नंबर्स हमने देखे हैं 10th क्लास तक, आज तक की बात कर रहा हूं मैं, तो सारे नंबर्स क्या कहलाते थे? वो सारे नंबर्स रियल कहलाते थे। अब आप कहो सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा। यार एक बात हो, सिंपल सी परिभाषा देता हूं। जो नंबर हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं। जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते वो रियल नंबर नहीं है, यानी कि वो वास्तविक में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो रियल नंबर तो रियल ही होंगे बेटा, और जो रियल नहीं है वो तो वास्तविक में है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कहने का मतलब। ओके, तो यहां पे इसने बोला कि देन नो रियल रूट्स, इसका मतलब इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। तो क्या कोई रूट्स हो सकते हैं? हाँ, हमारे इमेजिनेशन में हो सकते हैं। हम इसको इमेजिन तो कर सकते हैं ना।
तो ये आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, तो देखो यहाँ पे जो होते हैं रूट्स वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, तो नो रियल रूट्स का मतलब होता है इमेजिनरी रूट्स। जिस जिस रूट्स को हम इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल में नहीं है वो, उसको हम इमेजिन कर रहे हैं। अच्छा, अब एक सबसे बड़ी है ना सवाल, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एक अराइज हो गया कि सर ये रियल और इमेजिनरी में थोड़ा सा डिफरेंस बता दो तो ज्यादा बेटर है। चलिए ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली है। तो रियल नंबर बेटा, एक्चुअल में आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े वो सारे के सारे रियल हैं, चाहे वो उसमें रैशनल हो, इरेशनल हो, ठीक है, कंपोजिट हो, या फिर प्राइम हो, को प्राइम हो, समझ रहे हैं, ये सारे के सारे नेचुरल हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, सारे नंबर रियल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। वास्तव में इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करना जानते हैं, है ना। ओके, तो कुल मिला के हम दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से के दोज नंबर, मतलब वो सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सके, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, और जिन नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते वो नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। अब सवाल ये हुआ कि सर रियल नंबर तो हमने जिया है, उनको हमने फील किया है, उनको आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं, शुरू से लेकर के आज तक हमने उनको देखा है, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं सर, वास्तव में इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। ओके, तो आपने डेफिनेशन तो दे दी सर कि जो नंबर नंबर लाइन में प्लॉट ना हो, लेकिन आप दिखाओ तो सही कौन सा ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं हो रहा। इनफैक्ट अगर आप कहो कि सर इन्फिनिटी, किसी बच्चे ने बोला सर इन्फिनिटी ले लें, समथिंग अपॉन जीरो, जैसे कि -3 अपॉन में जीरो ले लिया हमने, तो इसका रिजल्ट इन्फिनिटी मिला। अब एक बात हो, जब जो नंबर लाइन होती है उसका एंड तो इन्फिनिटी पे ही होता है और स्टार्ट तो इन्फिनिटी से ही होती है, तो इन्फिनिटी भी प्लॉट होता है बेटा तो इन्फिनिटी को भी हम इमेजिनरी नंबर नहीं कह देंगे, है ना। ओके, अच्छा ये तो खैर मिथ्या बात थी, ऐसी बताने के लिए मैंने आपको बता दिया। एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर किसे नंबर को कहेंगे, तो देखो एक ऐसा क्वेश्चन मेरे जहन में अराइज हुआ था एक बार, जब मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा था, तो मेरे सामने कुछ ऐसी समस्या आ गई थी, √-x। अब ये जो x है इसको मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना सीखा है, और एक्चुअल में ये नंबर या तो प्राइम होगा या फिर इंटीजर होगा, सॉरी प्राइम कह रहा हूं, या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो चाहे ये नंबर रैशनल है x √x, चाहे वो इरेशनल है, मैं दोनों ही नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना आता है मेरे को, मैंने रैशनल भी और इरेशनल भी दोनों सीखे हैं, मानते हो ये बात। लेकिन यार ये जो अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया ना, इसने मेरे को थोड़ा सा परेशान किया। मेरे को इसने परेशान क्या किया बेटा, क्योंकि मैंने एक बात सीखी थी कि मैं √x अगर खाली होता, जैसे कि ये ऐसे होता, -1 × x भी तो लिख सकता हूँ इसको, और अगले स्टेप में मैं -1 को अलग और √x को अलग, तो मैं इसको तो खाली सॉल्व करना जानता था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसका तो निकाल देता। लेकिन यार मेरे सामने ये समस्या अभी भी खड़ी हुई थी, अभी भी ये समस्या मेरे सामने खड़ी हुई थी, तो मैं इसको कैसे करूं। तो एक्चुअल में रूट से वही वैल्यू बाहर आती है जिसका पेयर बनता है, और मैं एक और माइनस अपने आप से तो नहीं ला सकता, एक माइनस है अंदर, एक माइनस और मैं अपने आप से नहीं ला सकता, तो इसीलिए अंडर रूट के अंदर सिंगल माइनस सॉल्व भी नहीं हो सकता। मानते हो बात सर? बिल्कुल मानते हैं जी। ओके, माननी भी पड़ेगी यार। अच्छा, अब ये नंबर एक्चुअल में मैं ध्यान से देखूं तो इस नंबर का कोई आंसर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इस नंबर का अगर सॉल्यूशन नहीं है तो यही नंबर को मैं इमेजिनरी नंबर कह सकता हूं, इमेजिनरी रूट्स कह सकता हूं, इस टाइप के रूट्स को। ओके, अब किसी बच्चे ने मेरे से सवाल किया कि सर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, चाहे भले ही ये इमेजिनरी नंबर है, तो मैं, क्योंकि सर देखिए अगर आप किसी चीज का आंसर देंगे तो सर इन राइटिंग ही तो देंगे, है ना, समझ रहे ना बात को, वर्बली तो देंगे नहीं भाई, मैं एग्जाम में मुंह से तो बोलूंगा नहीं ना, मैं अपने आंसर शीट में ही तो लिख के दूंगा ना आंसर। तो अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन है कि भाई इसको सॉल्व कीजिए आप, √-x को सॉल्व कीजिए, तो मैं इसको सॉल्व करके ही तो दिखाऊंगा, मुंह से थोड़ा बोलूंगा कि ये इमेजिनरी नंबर है, दैट्स इट, ऐसा नहीं होगा ना। तो सर इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा, कोई तो तोड़ होगा। तो एक तोड़ है इसका, आपने यहां तक देखा, मैंने इसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया मैं दिखाता हूं आपको भाई, √x तो ऐसे रहा, इस वाले को मैंने नाम दे दिया आयोटा। अब आपको सर ये क्या बला आ गई है आयोटा, ये क्या बला आ गई सर, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गई। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड आयोटा, ग्रीक लेटर में कहते हैं इसको आयोटा, और वैसे हम तो इसको आई कह सकते हैं सिंपली, है ना। ओके, तो आयोटा,
तो इसको मैंने आयोटा बोल दिया। तो अब इसका मेरे को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो मिला कि अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का सॉल्यूशन रूट एक्स आयोटा होगा, है ना, मानते हो। तो कहने का मतलब इस टाइप के नंबर्स को हमने इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ओके, तो अब मैंने बताया ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को कोरिलेट कराया, तो बेटा इसी को तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड नंबर। कॉम्प्लिकेटेड मतलब समझ रहे, जो उलझा हुआ हो, जिसका आंसर ना सुलझा हुआ नंबर ना हो, है ना, वास्तविक में वो सुलझा हुआ नंबर ना हो। तो कॉम्प्लेक्स भी वहीं से वर्ड आया है ना, कॉम्प्लिकेटेड नंबर थोड़ा सा। ओके, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। अब आयोटा समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि आयोटा तो हमें मिल गया, और आयोटा की हमें इनडायरेक्टली वैल्यू भी एक मिल गई। कौन सी वैल्यू मिल गई आयोटा की? कि आयोटा की हमने -1 दे दी। अच्छा, इसी तरीके से फिर मेरे पे और भी अगर क्वेश्चन हो तो मैं उनका भी सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ क्या? यार निकाल तो सकते हैं क्या? देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। यार अगर मेरे पास अंडर रूट ऑफ -25 होता तो मैं इसको कैसे करता? मैं इसको ऐसे ही ना करता, -1 इंटू में 25 का 5 इंटू में 5, तो देखो 5 का तो पेयर बन गया, तो 5 तो डायरेक्टली बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? -1। अब इसको क्या कह सकते हैं हम? 5 आयोटा। चेक कर लो, कह सकते हैं ना? अच्छा, बिल्कुल कह सकते हैं। और कुछ होता तो जैसे कि मान लो कि 16 होता, तो कैसे लिखते बेटा? -1 इंटू 4 इंटू 4, तो भैया -1 तो ऐसे ही रहता, लेकिन 4 आता बाहर, इसकी जगह आयोटा, तो 4 आयोटा। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी यहां तक, है ना? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, इसको तो मैं हटा देता हूं, इतने क्वेश्चन को तो मैं हटा देता हूं। अब तो थोड़ा सा और हैं हमने आयोटा तो देख लिया, अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और इसको कोरिलेट कैसे कराया, वो भी आपने यहाँ पे हल्की सी झलक देख ली कि इसको कोरिलेट ऐसे कराया कि जब इमेजिनरी रूट्स होंगे तो वो एक तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे, है ना? ओके, अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म तो होगी ना यार, मानते हो? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना यार, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी नंबर लिख दिया मैंने शॉर्ट में, है ना? तो कुछ तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होगी। अजी बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी बेटा? तो देखो क्या होती है, a प्लस आयोटा b, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा। बहुत ध्यान समझेंगे इस बात को। अब ये क्या है? ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? z से किया जाता है। ओके, तो अब यहां से है ना 3-4 चीजें ऑब्जर्व करी हमने ऑब्जर्व करी कि सर ये क्या होगा और ये क्या होगा, और अभी हमने कुछ टाइम पहले एग्जांपल भी दिए थे, तो आपने देखा था समथिंग नंबर इनटू आयोटा था, है ना, समथिंग नंबर इनटू आयोटा। तो जो समथिंग नंबर था वो आपने देखा था कि वो रियल नंबर था एक्चुअल में, और यहाँ पे ये भी रियल नंबर ही है। तो इससे एक बात समझ में आई कि ये और ये दोनों रियल नंबर होंगे, तो हमें एक बात समझ में आया कि ये जो है दोनों रियल नंबर है, और इसको हम रियल पार्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? रियल पार्ट। और इस वाले को क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। तो हमें एक बात समझ में आई कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है? किस चीज का कॉम्बिनेशन है बेटा? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का। अच्छा, और वेयर ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स, यहाँ पे ए और बी रियल नंबर्स है, लेकिन ए को हम रियल पार्ट कहते हैं और बी को हम रियल इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। भाई मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लेने वाला हूं और आपसे उसके 1 बाय 1 मैं आंसर पूछूंगा। जैसे कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 + 5 आयोटा, इसका रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया -3 + 5 आयोटा, इसका रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया z = -3, इसका रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट। और फिर मैंने एक एग्जांपल लिया z = -5 आयोटा, इसका रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट। आपने बताने हैं। अब मैंने आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता दिया, चलो इसका मैं बताता हूं। यार रियल पार्ट तो यही है भैया, चेक कर लो 3 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 5 है। चेक कर लो, इसका बताओ फटाफट। क्या बताया? रियल पार्ट -3 है और इमेजिनरी पार्ट 5 है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका रियल पार्ट, अरे भैया ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, किसी ने बोल दिया मेरे से। अरे यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है अगर इसमें मैं 0 आयोटा लगा दूं तो? लगा सकता हूं ना 0 आयोटा, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो सर हो सकता है। तो भैया इसको हमने कह दिया
रियल पार्ट 3 और इमेजिनरी पार्ट 0 है, चेक कर लो। सिमिलरली ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस आगे 0 लगा दो, है ना। तो रियल पार्ट कितना है इसका 0 और इमेजिनरी पार्ट -5, चेक कर लो। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा, जब हमने ये काम कर रहे थे ना तो हमारे माइंड में एक चीज और अराइज हो गई। जब हमने इनको किया तो हमारे माइंड में एक चीज ने और जन्म ले लिया कि सर आपने ना मेरे को 2 एग्जांपल ऐसे दे दिए जिन्होंने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। एक एग्जांपल तो ये था z = -3 और एक एग्जांपल ये था z = -5 आया। तो सर ये तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि इस फॉर्म में नहीं दिख रहे हमें, तो भी ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। हाँ जी बेटा, ये भी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ना होते तो हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखते। हाँ सर, अब हम मान गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन क्या सर इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कुछ और नाम भी दे सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि इनका कुछ और नाम भी दिया जा सकता है। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो था, देखो ध्यान से देखो, जो इमेजिनरी पार्ट था वो क्या था, 0 था। चेक कर लो, इमेजिनरी पार्ट क्या था, 0 था। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। आई रिपीट, क्या कहते हैं इसको, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली इसको क्या कहेंगे हम भाई, इसको क्या कहेंगे, इसको तो हम कहेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या कहेंगे, सिमिलरली इसको कहेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो इसको हम कहेंगे प्योरली ओके। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि जो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, और जो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें रियल पार्ट 0 होता है ना। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको डाइजेस्ट हुई होगी बहुत अच्छे से। चलिए आप फटाफट से वीडियो पॉज करके बात करते हैं, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगला टॉपिक क्या है बेटा, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अच्छा बिफोर दैट मैंने आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया है वो सारा मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, और उसको एक बार हल्का हल्का सा समझ लेते हैं। तो देखो मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म a + आयोटा b, जिसमें से ये रियल पार्ट ऑफ z होता है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। वेयर a एंड b बोथ आर क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा, जिसमें रियल पार्ट 0 होता है, और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होता है ना। ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, तो इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए लेट करते हैं, लेट z1 = a + आयोटा b एंड z2, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने ना, c + आयोटा d। ओके, तो क्या कह रहा है बेटा, इफ z1 = z2, यानी कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो देन क्या बात होगी बेटा कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो देन a इक्वल होगा c के एंड b इक्वल होगा d के। उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आया। एग्जांपल है पेज नंबर 198 पेज पे, देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 98 NCERT। ओके, तो ये है, देखिए क्या कहता है इसमें लिखा है इफ 4x + आयोटा, क्या लिखा है बेटा, 4x + आयोटा विद इन ब्रैकेट, आगे लिखा है बेटा 3x - y ब्रैकेट क्लोज, और आगे है इक्वल टू 3 + आयोटा, इक्वल टू 3 + आयोटा, और आई थिंक सो के ब्रैकेट है उसके बाद, और ब्रैकेट में क्या है बेटा -6। ओके, अच्छा क्वेश्चन में लिखा है इफ दिस विल बी इक्वल टू दिस वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, तो देखो ध्यान से, मैंने जब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया तो मेरे सामने क्या आया,
एक सेकंड में मार्कर ले लूं जरा दूसरा। ये रहा। ओके, मेरे सामने क्या आया बेटा, मेरे सामने ये आया कि ये और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो ना, रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट, है ना। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है बीच में, और इक्वलिटी क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि भैया रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। बिल्कुल, बस इसी चीज को पकड़ना है। तो बाय टेकिंग इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो 4x इक्वल टू क्या लूंगा बेटा मैं, 4x इक्वल टू 3 लूंगा, चेक कर लो। और 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या लूंगा, माइनस का 6 लूंगा। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी भैया। मैंने रियल रियल के इक्वल लिखा है, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल लिखा है। तो यहां से तो डायरेक्ट ही आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 3/4 आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो यार। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 3/4 और माइनस का y एज इट इज इक्वल टू -6। अब देखो 3 3 9/4 और ये -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो इट इंप्लाइज y इक्वल टू कितना आएगा, चेक कर लो भाई। 6 24 24 और 9 33 33/4 चेक करेंगे, 33/4 चेक करेंगे एक बार कि क्या यही है भैया। एक तो ये रहा x और एक ये रहा y। लेट मी चेक। x की वैल्यू 3/4 बिल्कुल सही जवाब है, और y की वैल्यू 33/4 बिल्कुल ठीक है। तो आई एम श्योर आपको इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करेंगे तो बच्चों होप सो कि जितना भी पढ़ाया है उतना समझ में आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए, कोई भी आप नई चीज अगर पढ़ने जाते हैं ना, कोई भी नई चीज, अब जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने अभी तक इसके बारे में नहीं पढ़ा था, आपके लिए नया है ये बिल्कुल ना। तो जब भी हम कोई भी चीज नहीं पढ़ने जाते हैं तो उसको प्लस माइनस कैसे किया जाता है, इनटू डिवाइड कैसे किया जाता है, यानी कि उसका अलजेब्रा हमने पढ़ना होता है ना। तो बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे इसके अलजेब्रा की। तो अभी क्या है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। तो इसके अलजेब्रा में हमने क्या क्या पढ़ना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। तो अभी हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एडिशन की बात कर रहे हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन से रिलेटेड बातें करेंगे। तो देखिए, लेट कर लेते हैं कि लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर बी z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d। लेट सपोज के दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसको ऐड करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, z1 प्लस z2 सिंपली a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, सिंपली ऐसे करेंगे। अब देखिए आगे देखिए, तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो a प्लस सी ऐड हो जाएगा, है ना, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन आके c प्लस डी चेक कर लो। तो आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आई होगी, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। ओके, अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है ना। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूं और मेरे को क्या मिल जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाए, तो क्या कहलाता है, वो क्लोजर लॉ कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखो, मैंने क्या किया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया था, तो मेरे को रिजल्ट में क्या मिला था, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल गया था। तो भैया क्लोजर लॉ क्या कहता है कि z1 प्लस z2 अगर आप करते हो और आपको z ही मिल जाए तो क्लोजर लॉ एप्लीकेबल हो गया, है ना। ओके, इसके बाद कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा मतलब आगे पीछे, है ना। कहने का मतलब यह है कि किसी बच्चे ने z1 में z2 को ऐड किया और किसी दूसरे बच्चे ने z2 में z1 को ऐड किया, तो दोनों का रिजल्ट क्या आया बेटा, सेम ही आया। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अब बात आती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो बेटा एसोसिएटिव लॉ में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है, z1 प्लस z2 प्लस z3। अब किसी बच्चे ने पहले दो को लेके ऐड किया और फिर उसके साथ तीसरे को ऐड किया, और किसी दूसरे बच्चे ने क्या किया बेटा कि लास्ट के दो को ऐड किया और उसके साथ पहले को ऐड किया, तो दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ भी एप्लीकेबल है। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। ओके, अब अगली है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, पहली बात तो ये जो लास्ट की दो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बेटा आपके 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन में है। वहां पे हम एक टॉपिक पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन,
उधर इसका यूज होता है ना, लेकिन वो भी फिलहाल कोर्स से हट चुकी है, तो इसका कोई खास यूज नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता देता हूं, है ना। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की। तो देखो इसका मतलब समझो भाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज z, ठीक है। अच्छा मैं इसको सेपरेट कर देता हूं पहले, कहीं ऐसा ना हो आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z। अब मैं इसमें क्या प्लस करूं कि मेरे को आंसर सेम मिल जाए। मैं इसमें 0 प्लस कर दूं तो मेरे को z ही मिल जाएगा। आप कहोगे सर कर तो सकते हैं, और इसी को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे हम, एडिटिव आइडेंटिटी। चेक कर लो भाई, मैंने z में 0 प्लस किया तभी तो मेरे को z मिला या नहीं। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो आप, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और वेयर करके अगर आप लिखना चाहो तो यहां पे से इसको हटाओ थोड़ा सा, यहां पे मैं लिखवा देता हूं आपको, वेयर 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस आयोटा 0, मतलब 0 कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं इसको, है ना। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब यही है कि वो अपनी पहचान दे रहा है। तो पहचान कैसे देगा, सेम का सेम ही रहेगा तभी तो पहचान देगा ना यार, है ना, बस बात इतनी है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, अब इनवर्स का मतलब ही, मतलब नाम से ही समझ में आता है, इनवर्स मतलब उल्टा। उल्टा मतलब अगर ये z था तो इसमें क्या ऐड करें कि ये 0 हो जाए, मतलब उल्टा मतलब तो कुछ ऐसे ही ना समझोगे आप, तो बेटा आप माइनस z ऐड करोगे ना इसमें। तो यहां पे इसने क्या कहा, इसने इसको कहा एडिटिव इनवर्स। ओके, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप अलग से एक बादल में समझे थोड़ा सा, है ना, ये अलग चीज है, बाकी ये पूरा अलग है। ओके, तो बच्चों फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर तो जो देखते हैं आगे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंस। अभी हम एडिशन देख रहे थे, अब हम डिफरेंस देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे दो ही प्रॉपर्टी है, एक कम्यूटेटिव और एक एसोसिएटिव। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि डिफरेंस दो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम करते कैसे हैं। तो उसके लिए हम साइड में आते हैं कि लेट कर लेते हैं कि भैया z1 जो है वो a प्लस आयोटा b है, एंड z2 जो है वो c प्लस आयोटा d है। तो हमारे बच्चों z1 माइनस z2 अगर मैं निकालना चाहूंगा तो a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d करूंगा, जाहिर सी बात है। तो देखो ध्यान देंगे, तो a प्लस आयोटा b माइनस का c और माइनस का ही आयोटा d हो जाएगा। तो बेटा रियल को रियल के साथ लिख लें तो a माइनस c, और इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लिया जाए तो b माइनस d, चेक कर लो, और आयोटा यहां पे आ गया। तो आपने क्या देखा, ओ रियल को रियल में से माइनस किया गया है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में से, और फर्स्ट के रियल में से फर्स्ट के रियल को माइनस करना है, ये बात भी ध्यान रखना, और फर्स्ट के इमेजिनरी में से फर्स्ट के इमेजिनरी को माइनस करना है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। तो ये तो सिर्फ बच्चों वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कम्यूटेटिव लॉ, तो भैया कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है, इसकी बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है होना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। आप कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शायद ना होता हो। देखें एक बार भाई, एक बात हो, अगर z1 में से z2 को माइनस करते हो या फिर z2 में से z1 को माइनस करते हो तो क्या रिजल्ट सेम मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। तो कम्यूटेटिव लॉ कहां से एप्लीकेबल हो गया, इसमें नहीं होगा एप्लीकेबल। ओके, मैं इसको रफ कर दूं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि चलो रफ भी क्या करना है, एक सेकंड रुको, रफ भी क्या करना है, नॉट इक्वल लिख देते हैं ना, नॉट इक्वल लिख देते हैं कि अगर मैं z1 में से z2 को घटाता हूं या फिर z2 में से z1 को घटाता हूं तो ये रिजल्ट सेम नहीं आएगा, है ना। ओके, सिमिलरली एसोसिएटिव में से भी, एसोसिएटिव लॉ देखो, z1 माइनस z2 और माइनस z3। अब किसी बच्चे ने क्या किया, पहले दो में से तीसरे को घटाया, और किसी दूसरे बच्चे ने क्या किया है कि z1 माइनस z2 माइनस z3, यानी कि इसमें से इसको घटाया है। तो क्या ये इक्वल आएगा, नहीं आएगा जी, नहीं आएगा। तो इसको भी हटाओ, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको बात समझ में आई होगी, है ना।
चलिए एक बार मैं एनसीईआरटी की बुक में भी निगाह मार लूं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने कुछ और बोल रखा हो। द डिफरेंस के लिए इन्होंने बोला गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 विद द डिफरेंस z1 माइनस z2 इज डिफाइंड एज फॉलो। इन्होंने तो कुछ नहीं बोला, यानी कि इसके ऊपर कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी है ही नहीं, और जो थी वो आपके सामने है, ठीक है। और मेन बात ये थी कि आपको ये बताना था कि ये सब्ट्रैक्ट कैसे किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। फटाफट से आप जितना भी वीडियो पॉज करके तो बच्चों देखते हैं अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफरेंस नहीं, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, है ना, ठीक है। डिफरेंस नहीं, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको रफ करो, और मैंने लिखना भूल गया हूं बट कोई नहीं, मल्टीप्लिकेशन। ओफो, इसको क्या हो गया, सही से चल नहीं रहा है। मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे ना। देखो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले तो मैं आपको मल्टीप्लाई करना बता दूं दो कॉम्प्लेक्स नंबर में। कैसे भैया कैसे? देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल टू a c प्लस आयोटा d। ये c है, ठीक है, बुरा ना मानो, c है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं z1 इंटू z2 की। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हुए आए वैसे ही करेंगे, कुछ अलग थोड़ी ना करना है। तो देखो a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी। तो a को c से कर ले पहले, ए सी, फिर प्लस a को इससे करेंगे तो आयोटा ए डी, चेक कर लो। फिर इसको करा तो प्लस का बी सी आयोटा, है ना, फिर इसको इससे किया तो प्लस का आयोटा स्क्वायर और बी डी। ओके, आई एम श्योर यहां तक भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखो ध्यान देंगे, ए सी ऐसी रहा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की बात करें, आयोटा स्क्वायर की बात करें यार, एक बात तो मैंने आयोटा की वैल्यू आपको क्या बताई थी, अंडर रूट -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 तो होगी। तो किस आयोटा स्क्वायर की मैं -1 लिख सकता हूं, और -1 को bd से मल्टीप्लाई करो तो -bd आएगा। तो -bd एज इट इज। इन दोनों में आयोटा कॉमन है, तो इन दोनों में से मैं आयोटा को कॉमन लेने वाला हूं। तो अंदर क्या रह गया, ad प्लस bc, चेक कर लो, ad प्लस bc। तो बेटा सिंपली मल्टीप्लिकेशन तो ये हो गई है ना। और आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या थी कि a को आपने c से मल्टीप्लाई किया था, देन माइनस करके b को आपने d से मल्टीप्लाई किया था। सेम a को आपने, खैर ये एज आप फॉर्मूला याद मत रखना, आपने सिंपल जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया है आपने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो क्लोजर लॉ का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि अगर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाए तो क्लोजर लॉ अप्लाई हो जाता है। तो देखो z1 को z2 से मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो मिला, तो क्लोजर लॉ तो एप्लीकेबल है। क्या होता है बेटा क्लोजर लॉ, कि अगर z1 इंटू z2 करते हैं और आंसर में भी z ही आ जाए तो क्लोजर लॉ एप्लीकेबल है। कॉम्पिटिटिव उल्टा, यानी कि अगर मैं z1 को इंटू कर रहा हूं z2 से और इक्वल आ जाए अगर z2 को इंटू करा जाए z1 से, तो मेरे हिसाब से ये भी लॉ एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। एसोसिएटिव लॉ में 3 आ जाते हैं भाई। किसी बच्चे ने z1 z2 z3 में पहले दो को मल्टीप्लाई किया तीसरे से, और किसी दूसरे बच्चे ने, सॉरी ये नॉट इक्वल टू गलती से लगा दिया मैंने, z1 z2 z3, यानी कि किसी दूसरे बच्चे ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इससे, तो आंसर मेरे को क्या मिला, सेम मिला। तो एसोसिएटिव लॉ भी एप्लीकेबल है। अब देखो अगला है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट का मतलब समझो। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी का मतलब क्या है यार, ये आइडेंटिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी का मतलब ये है, मैंने आपको पहले ही बताया था एडिशन लॉ में, आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जब बंदा बदले ना सेम ही रहे। आइडेंटिटी मतलब क्या है, मेरी पहचान क्या है, जब मैं ही रहूं तभी तो पहचान है ना मेरी। तो कहने का मतलब ये है कि z में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे कि z बदले ना, है ना। तो z में आप 1 का इंटू कर सकते हो तो z ही रहेगा, चेक कर लो, या फिर आप 1 में z का इंटू करो तो भी z ही रहेगा। मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। है या है 1 क्या कहलाएगा बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। 1 क्या कहलाएगा यहाँ पे, वेयर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो चलो लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि ये जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यह नाम से पता चलता है। इनवर्स मतलब उल्टा, यानी कि जैसे कि हमने वहां पे इनवर्स निकाला था तो हमने क्या किया था कि z को 0 बना दिया था, है ना, क्योंकि वहां पे एडिशन हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो जब हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो z ही बना था ना। अब मैं क्या करूं कि वो 1 बन जाए,
उल्टा मतलब तो 1 बनना है, इनवर्स मतलब तो 1 होगा ना। अब एक बात बताओ, z में अगर आप 1/z का इंटू कर दोगे तो 1 नहीं बन जाएगा? चेक कर लो, यस और नो? जी बिल्कुल बन जाएगा। और यही काम आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/z में आप z का इंटू कर दो तो भी वही बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। अगर किसी को है तो आप मेरे को बता सकते हैं। नहीं? ओके। अब देखो बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिनोट किससे किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है z रेज़ टू द पावर -1 से। किससे बेटा? z रेज़ टू द पावर -1 से। और ये इक्वल टू 1/z होता है। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये हमने यूज भी करना है आगे। ओके, अब लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल z1 है और z2 है, इनटू में z3 है। लेट्स सपोज के ये है, ठीक है? ओ सॉरी, प्लस होगा ना यहाँ पे। तो इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है? देखो, z1 इंटू z2, फिर बीच में प्लस z1 इंटू z3। चेक कर लो, मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सेम काम ऐसा भी हो सकता था कि z1 और z प्लस z2 और इंटू z3 होता तो ऐसा होता तो कैसे होता? तो बेटा z1, देखो ध्यान से, z1 इंटू z3 और फिर प्लस z2 इंटू z3, ऐसे होता नहीं होता? चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रही होगी आपको इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके लो। तो बच्चों देखते हैं अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन। इसका डिवीजन देखेंगे है। तो डिवीजन की अगर मैं बात करूं, अच्छा प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे फिलहाल नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? प्रॉपर्टीज की बात हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। और डिवीजन की बात अगर हम करते हैं तो वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं हम, a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d। अब हम सबसे पहले बात करें कि हम z1 को z2 से डिवाइड कैसे करें। तो z1 है a प्लस आयोटा b और z2 है बेटा c प्लस आयोटा d। तो देखो, जब भी हम डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हमने ऑब्जर्व किया कि मैं बिना इसके साइन बदल के, मल्टीप्लाई किए बिना इसको मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगा बेटा। तो इसका डिवाइड करने का एक ही तरीका था कि मैं इसके साइन बदल के इसी से इंटू और डिवाइड करा दूं। अच्छा, एक बार देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या हो जाएगा। भाई AC हो गया ये, तो फिर इसको क्या तो माइनस का आयोटा AD हो गया, फिर इससे क्या तो प्लस का आयोटा BC हो गया, फिर इससे क्या तो माइनस का आयोटा स्क्वायर BD हो गया। चेक कर लो। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक कर लो, यही होगा। तो मेरे बच्चों AC तो ऐसी रहा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई थी अभी -1 को माइनस BD से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का BD हो जाएगा। जी बिल्कुल, प्लस का BD हो जाएगा। इन दोनों में से ये आयोटा कॉमन है, तो अगर मैं आयोटा को कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या रहेगा? BC माइनस AD, है ना? तो BC माइनस AD, या फिर अगर मैं माइनस B कॉमन ले लूं इसके साथ साथ तो AD माइनस BC हो जाएगा। चेक कर लो। ओके, अपॉन में C स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस का हो गया D स्क्वायर। भाई आयोटा स्क्वायर के लिए -1 ना, तो -1 इंटू माइनस +1 हो जाएगा, +1 को D स्क्वायर से करो तो प्लस D स्क्वायर आएगा। और देखो आपका आंसर भी आ गया। चेक कर लो, आपका आंसर भी आ गया। तो बेटा डिवीजन हो गई। तो यार हमने यहाँ पे पता क्या ऑब्जर्व किया? हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जब भी हम डिवीजन कर रहे थे ना, तो इसके ये जो नीचे था इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो अब यहां से एक टॉपिक अराइज हो रहा है बेटा, कॉन्जुगेट, तो उसकी बात करेंगे। बट बिफोर दैट मेरे को बोर्ड साफ करना है, तो वीडियो पॉज करें। तो देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? कॉन्जुगेट, अभी लास्ट मैंने बात करी थी ना डिवीजन में कॉन्जुगेट की। तो देखो, कॉन्जुगेट समझने के लिए लेट करते हैं कि लेट z इक्वल टू क्या है बेटा? a प्लस आयोटा b है। तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ z होगा बेटा z बार, ऐसे डिनोट किया जाता है। ओके, तो अगर मैं z बार को कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे करूंगा बेटा? a प्लस आयोटा b बार, है ना? और a माइनस आयोटा b। ओ, ये क्या हो गया? मैं बताता हूं आपको बेटा।
z बार यानी कि कॉन्जुगेट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन बदले जाते हैं। अगर ये माइनस आयोटा बी होता तो ये प्लस आयोटा बी में कर देता, ठीक है। और आपने लास्ट क्वेश्चन सॉरी लास्ट कॉन्सेप्ट यानी कि डिवीजन में भी देखा था कि मैंने डिनोमिनेटर में जो भी था उसका साइन बदल के मैंने इनटू डिवाइड कराया था और उसको मैं बार बार कहता कॉन्जुगेट है ये, है ना, इसीलिए मैं कॉन्जुगेट कहता था। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्जुगेट क्या होता है आपको बात समझ में आई होगी। ओके, कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी बात समझ में आई होगी, है ना। सिर्फ और सिर्फ आई रिपीट इमेजिनरी पार्ट के साइन बदलेंगे, रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं, उसके साइन जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि कॉन्जुगेट के ऊपर दो डबल कॉन्जुगेट है यानी कि, है ना, तो डबल कॉन्जुगेट करने पर सेम ही रहेगा। यार एक बात बताओ, जब मैंने इसका एक बार कॉन्जुगेट निकाला तो ये आया, जब मैं इसका दोबारा निकाला फिर से साइन बदल दूं तो प्लस का ही नहीं रहेगा, दोबारा से जेड रहेगा। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन में हो और उसका होल कॉन्जुगेट हो तो दोनों को मैं इंडिविजुअली अलग अलग सेपरेट कर सकता हूं, कॉन्जुगेट कर सकता हूं। सिमिलरली डिफरेंस में भी ऐसा काम कर सकता हूं, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा काम कर सकता हूं और डिवीजन में भी ऐसा काम कर सकता हूं सेपरेट करके। बट डिवीजन में इस बात का ध्यान रखें कि Z2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर Z2 की वैल्यू, मैंने यहाँ पे देखो Z1 लिख दिया गलती से, Z2 की वैल्यू अगर 0 हुई तो बेटा ये अंडरस्टूड है कि कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है, मानते हैं बात। और उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं जो आगे की बात करते हैं पावर ऑफ आयोटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आयोटा इक्वल टू √-1 है ना। तो हमने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कराई तो क्या हो गया -1, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे को मिल गई। अब मैंने क्यूब कराया तो मेरे को रिजल्ट मिला माइनस आयोटा, लेकिन मैंने पावर 4 करी तो मेरे को रिजल्ट मिला 1। ओके, तो क्या मैं ऐसे पावर पे पावर करता रहूं कहां तक याद रखूंगा मैं? तो मेरे को कुछ रूल चाहिए था, कोई ऐसा रूल जिससे मैं कोई कंक्लूजन पे आ सकूं, कि मतलब मेरे को एक ऐसा रूल मिल जाए जिससे मैं किस आयोटा की कितनी भी पावर का आंसर दे सकूं। ओके, तो अब ऐसा रूल ढूंढना था। तो देखो बहुत ही रामबाण इलाज दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर वो रूल ध्यान रखोगे तो आयोटा की कितनी भी पावर हो कभी कोई गलती नहीं होगी, गारंटी है। देखो क्या है वो रामबाण इलाज, उसके ऊपर बात करते हैं। मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लें, ओके, हाँ ठीक है। देखिए रूल ये है बेटा कि दो केस होते हैं बेटा, एक ये और एक ये, है ना। एक केस में आपके पास जो फॉर्म होगी वो होगी आयोटा की पावर 2n, ठीक है। एक केस में जो आपके पास फॉर्म होगी वो होगी आयोटा की पावर 2n+1। ओके, ध्यान देना, बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ये वाला जो केस है ये अपना आंसर या तो 1 देगा या फिर -1 देगा, और ये वाला जो केस है ये अपना आंसर या तो आयोटा देगा या फिर माइनस आयोटा देगा, दैट्स इट, ठीक है। अब ये 1 कब देगा? जब इफ n is इवन नंबर, जब n इवन नंबर होगा। और -1 कब देगा? इफ n इज ऑड नंबर। ओके, इसको देखते हैं। ये बेटा आयोटा कब देगा? इफ n इज इवन नंबर। और माइनस आयोटा कब देगा? इफ n इज ऑड नंबर। देखो कितना इजी रूल है, कितना इजी रूल है कि देखते समझ में आ रहा है कि माइनस में आंसर ये ऑड पे दे रहा है और प्लस में आंसर ये इवन पे दे रहा है, और 1 आंसर ये 2n पे दे रहा है और 2n+1 की फॉर्म में आयोटा है माइनस आयोटा दे रहा है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। और देखो आप कहोगे सर आपने ये तो लिखवा दिया लेकिन थोड़ा सा फील तो कराओ। चलो फील करा के देखते हैं, फील करा के देखते हैं। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल लिया मैंने आयोटा की पावर 324, लेट्स सपोज 324 लिया मैंने। अब आयोटा की पावर 324 मेरे को कैलकुलेट करना है। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखना, मैंने खैर यहाँ पे इवन और ऑड बोल के ही सारी दुविधा दूर कर दी है। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये रूल जो है एप्लीकेबल है ओनली इंटीग्रल पावर के लिए। इंटीग्रल पावर समझते हैं ना, कि पावर में सिर्फ इंटीजर लिखा हो, ये नहीं कि 3.24 लिखा है 324 की जगह, तो एप्लीकेबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, है ना। चलिए, तो आयोटा की पावर 324 है, 324 को मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहूंगा। कैसे करूंगा बेटा? मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि 2 से डिवाइड कर दूं। तो जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 1 जा 6 जा 4 आया, तो 2 जा, भाई यही आया। तो मैंने क्या देखा, मेरे पास आ गया आयोटा की पावर 2 × 162। भाई 162 को अगर मैं 2 से इंटू करता हूं तो 324 आएगा नहीं आएगा? चेक कर दो, 2 दूनी 4
और 6 2 12 का 2 हाथ से ले, 2 एकम 2 1 3 बिल्कुल आएगा। तो देखो ये क्या बन गया 2n, ओ ये तो ये वाला बन गया 2n का केस, चेक कर लो। और अगर n यहाँ पे n 162 है, अगर n इवन नंबर है और इवन नंबर ही तो आंसर मेरा 1 आएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिख देंगे। देखो कितना इजी था, कितना इजी था। ठीक है, अगर ये रूल आपको पता है तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आएगी। एक से काम नहीं चला, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं। आयोटा की पावर 327 ये ले गया, क्या कह रहे हो, बढ़ा लो 527 कर लो, और बड़ा तो नहीं, इतना ठीक है चलेगा, चलो ठीक है। अब हमने क्या किया, 527 से को डिवाइड किया है 2 से, तो 2 जा 4 आ गया, 6 जा 12 आ गया, और 3 जा 6 आ गया, 1 बच गया। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 2 इंटू, देखो ना 2 इंटू दिस प्लस 1, यही तो लिखूंगा 2 इंटू 263 प्लस 1, चेक कर लो भाई 2 इंटू 263 प्लस 1 ही तो लिखूंगा, बिल्कुल जी यही लिखेंगे। अरे भैया डिवीजन लेमा याद करो, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो 10th क्लास में पढ़ा था। ओके, अब ये क्या फॉर्म आ गई, ये वाली फॉर्म आ गई, देख लो 2n प्लस 1 आ गई, नहीं आ गई वाली फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि या तो आंसर आयोटा या फिर माइनस आयोटा होगा। अब 263 क्या है, ऑड नंबर है, चेक कर लो ऑड नंबर है या नहीं है, तो ऑड नंबर पे माइनस आयोटा होगा, तो माइनस आयोटा यही आंसर है। अगर आयोटा की वैल्यू डालनी भी है तो आपको पता ही है अंडर रूट -1 है ना, अंडरस्टूड है। ओके, तो देखो कितना इजीली आप बड़ी से बड़ी पावर का आंसर दे सकते हैं, बशर्ते आपको ये रूल पता होना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि ये रूल भी आपको बहुत अच्छे से जहन में घुस गया होगा आपके, है ना। चलिए, तो ये रूल तो हो गया कंप्लीट, और इसके बाद हमारा जस्ट एग्जाम्पल्स ही बचे हैं, और द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव। अच्छा चलो ठीक है, आप फिलहाल वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, मेरे को जगह चाहिए थोड़ी। चलो बच्चों कुछ करते हैं मतलब कुछ देखते हैं। देखिए यार एक बात हो, अगर आपके पास अंडर रूट -25 है तो आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, मैंने आपको सिखा दिया है कि आप -1 इंटू 5 लिखेंगे, और -1 की जगह आप आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, और आयोटा स्क्वायर बाहर आयोटा बन जाएगा, और यहाँ से 5 आ जाएगा, तो 5 आयोटा आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हम सभी को, इनफैक्ट आपको भी और हमें भी। ओके चलो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसमें क्या खास था सर सीखने के लिए, वो तो बता दो। चलो खास क्या था वो बताते हैं। एक बात हो, अगर मेरे पास कितना है 5 है, तो मैं इसको अंडर रूट 25 लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर बोल तो गलत नहीं रहे हो, लिख तो सकते हो, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -5 इंटू -5। तब आप कहोगे सर ये बात भी सही है, क्योंकि माइनस को माइनस से इंटू करो तो प्लस आ जाएगा और कम बन जाएगा, है ना। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो आयोटा स्क्वायर की जगह भाई माइनस, ये जो माइनस है इसकी जगह तो आयोटा आ जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर और इंटू में आयोटा स्क्वायर, भाई इसके वाले माइनस का भी तो आएगा, और इंटू में 5 इंटू 5, चेक कर लो, ऐसे लिख सकता हूँ। सर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, तो आयोटा स्क्वायर को बाहर निकाल लें, और एक 5 को बाहर निकाल लेते हैं, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1 है ना, -1 इंटू 5 एज इट इज, और 5 को अगर मैं -1 से इंटू करता हूं तो कितना आता है -5, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी बेटा 5। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि 5 इज इक्वल टू -5 आ जाए, ये पॉसिबल है नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे प्रूफ हो गया कि 5 विल बी इक्वल टू -5 है, ऐसा ऐसे प्रूफ हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी वो हमने गलत अप्लाई करी थी, मैं बताता हूँ आपको। और जब तक अगर ये प्रॉपर्टी मैं इसमें अप्लाई करके नहीं दिखाता तो आपको फील भी नहीं आता। देखो हमने जो प्रॉपर्टी सीखी है वो क्या सीखी है बेटा, कि अगर अंडर रूट ऑफ a इंटू बी होता है तो हम इसको अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b लिख लेते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी हम शुरू से सीखते हुए आए हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी में एक कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है बेटा, वेयर a एंड b both should not नेगेटिव, यानी कि दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से एटलीस्ट वन ऑफ
them will be positive। ठीक है, तो इनमें से अगर मेरे को ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो इनमें से एक का पॉजिटिव होना मैंडेटरी हो जाता है, दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो इस वजह से हमारी गलती हुई। तो हमारे केस में क्या था कि दोनों ही नेगेटिव थे, तो हमने ये गलती करी यहां पे, है ना। इस वजह से ऐसा रिजल्ट प्रूफ हो गया, जो कि कभी जिंदगी में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। अब आप फटाफट से नोट से फ्री प्रॉपर्टी कराने के लिए बताना था, मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते। तो बच्चों अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ना इससे रिलेटेड। तो एग्जांपल नंबर 5 जो कि पेज नंबर 103 एनसीईआरटी है, तो इसमें लिखा है फाइंड, नहीं सॉरी एग्जांपल नंबर 5 नहीं, इससे पहले भी तो है एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 5 से पहले है एग्जांपल नंबर हमने 1 कर लिया था इक्वालिटी से रिलेटेड, तो एग्जांपल नंबर 2 करते हैं ना। तो एग्जांपल नंबर 2 जो है वो है पेज नंबर 101 एनसीईआरटी। तो देखो इससे पहले आपके एनसीईआरटी में कुछ आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं, दैट इज z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, और z1 प्लस z2 का होल क्यूब एंड सो ऑन। तो ये सारी आइडेंटिटी अगर आप कोरिलेट करते हैं किससे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब एंड सो ऑन, तो बिल्कुल सिमिलर आइडेंटिटी आपको नजर आती है। तो इसीलिए मैं आपको ये आइडेंटिटीज नहीं लिखवा रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको क्या करा रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल करा रहा हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 का इसमें 2 पार्ट है बेटा। नंबर 1 जो है वो है -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा, इसको सॉल्व करना है। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई। सिंपली अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, देखो -5 एज इट इज, और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या है 8 है। ओके, तो -5/8 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, चेक करो, -1। अब मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आने वाला है आंसर, 5/8 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, सेकंड पार्ट में लिखा है माइनस आयोटा 2 आयोटा और -1/8 आयोटा का होल क्यूब, -1/8 आयोटा का होल क्यूब। ओके, तो हमने करना क्या बेटा, एक्सप्रेस यानी कि इसको कन्वर्ट करना है हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखो इसको भी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख के दिखाऊंगा, 5/8 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं इसको, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो रही है तो। ठीक है ना, इसको कहेंगे हम प्योरली रियल। क्यों, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। इसको देखते हैं, देखिए माइनस और इन दोनों को इंटू करता हूं तो क्या आएगा, माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर आएगा, चेक कर लो। और माइनस का क्यूब करूंगा तो माइनस ही आएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 8 का क्यूब होता है 512 और आयोटा का क्यूब कितना होता है बेटा, आयोटा क्यूब। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करता हूं तो 2 सा 5 सा और 6 सा 256 आएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाना है। और यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब, तो क्या होगा बेटा, आयोटा की पावर 5 होगा नहीं होगा भाई, चेक कर लो, 3 और 2 5 ही तो होगा। ओके, अपॉन में कितना बेटा 256। अब आयोटा रेज टू द पावर 5 कितना होता है, देखेंगे भाई। आयोटा रेज टू द पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 प्लस 1, चेक कर लो, बिल्कुल लिख सकते हैं, बताया था। अब रूल मैंने बताया था कि अगर 2n की फॉर्म होता है तो आंसर 1 या -1 होता है, 2n प्लस 1 की फॉर्म होता है तो आंसर आयोटा या फिर माइनस आयोटा होता है। तो 2n प्लस 1 की फॉर्म है तो आंसर आयोटा या फिर माइनस आयोटा होगा। तो अगर इवन नंबर होगा तो प्लस आयोटा, ऑड नंबर होगा तो माइनस आयोटा। तो इवन नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा, अपॉन में 256 एज इट इज। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं इसको रियल कह रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो कैसे लिखूंगा, 0 प्लस 1/256 आयोटा, चेक कर लो, और यही इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। चलिए वीडियो पॉज देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 जो कि पेज नंबर 102 एनसीईआरटी है। तो इसमें लिखा है एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, यानी कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट्स इट। अब मेरे को साफ नजर आता है यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है ना। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है बेटा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो दिक्कत हो सकती है, तो आपको सलाह है कि आप पहले आइडेंटिटी को याद कर लें अच्छे से। अब देखते हैं आगे, भाई इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में मेरे को कन्वर्ट करना है। तो a का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब, चेक कर लो, माइनस b का क्यूब, तो b की वैल्यू कितनी है, 3 आयोटा। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो -3 आयोटा ले लेते हैं।
ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आपको 5 माइनस फिर बी की वैल्यू 3 आयोटा नजर आएगी, है ना। लेकिन कुछ बच्चे माइनस 3 आयोटा ले लेते हैं, गलती हो जाती है। ओके, फिर माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू बी, बी यानी कि 3 आयोटा। ओके, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो ए की बात करें तो 5 इंटू बी की बात करें तो 3 आयोटा का होल स्क्वायर। चेक कर लो। ओके, अब 5 का क्यूब कितना होता है बेटा 125 माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27 आयोटा का क्यूब माइनस तीनों को इंटू करते देखो 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 9 करेंगे तो 25 इंटू 9 करेंगे तो 225 आता है या नहीं भाई 25 इंटू 9 करेंगे तो हाँ बिल्कुल आता है। ओके, और साथ में ये वाला आयोटा, इसके बाद प्लस यहां पे देखें ध्यान से, तो 5 इंटू 3 15 और ये 3 का स्क्वायर 9, तो 15 इंटू 9 135, हाँ जी बिल्कुल 135, तो 135 और साथ में आयोटा स्क्वायर। चेक कर लो, मैंने डायरेक्ट किया है बस खाली, तो 125 एज इट इज, कुछ नहीं हो सकता। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये रियल पार्ट है, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, दैट इज रियल नंबर, है ना। तो अगर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालता हूं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 135 हो जाएगा, तो -135 एज इट इज। ओके, इसके बाद आफ्टर दैट इसकी बात करते हैं माइनस का 27 आयोटा क्यूब चेक करो, माइनस आयोटा होता है ना, तो माइनस आयोटा। ओके, और फिर ये लास्ट में माइनस का 225 आयोटा। ओके, अब देखिए इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -10 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस का 27 आयोटा और साथ में माइनस का 225 आयोटा। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखिए फाइनली -10 एज इट इज, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराना है तो 198 आएगा भाई, देखो ना 25 पूरा कट गया तो 200 में से एक्स्ट्रा 2 और था तो 198, तो माइनस का आएगा 198 आयोटा। और देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ चुका है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर कितना लिखा है इन्होंने, और एनसीईआरटी में बिल्कुल -10 -198 आयोटा। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि पेज नंबर 102 एनसीईआरटी है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था उसी की तरह। कहता है कि एक्सप्रेस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं, देखिए -√3 एज इट इज, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इसका जरूर कर सकता हूं। देखो ध्यान से देखना भाई, कितना लिखा है -√2, तो -√2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता -1 इंटू 2, और इसको अगले स्टेप में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -1 इंटू √2, और अगले स्टेप में इसकी जगह आयोटा और √2 एज इट इज। तो कुल मिला के मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं √2 आयोटा लिख सकता हूं, है ना। ओके, और ये एज इट इज आ गया 2√3 माइनस आयोटा। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ज्यादा बेटर है, तो इसको इससे करूंगा तो देख ध्यान देना बेटा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 करूंगा तो 6 आएगा, माइनस का 6 आ गया, चेक कर लो। और इसको इससे करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस का √3 आयोटा आएगा। ओके, अब इसको इससे करूंगा तो देखो 2 एज इट इज और √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, तो 2√6 आयोटा यही आएगा। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस का √2 आयोटा स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो देखो -6 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है, -1 यहां पे रखूंगा तो ये माइनस का √2 हो जाएगा प्लस का √2, चेक कर लो। ओके, अब इन दोनों में से अगर मैं ध्यान से देखूं तो आयोटा कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया √3 प्लस 2√6 आयोटा, है ना। और अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -6 प्लस √2 और आयोटा ये रहा विद इन ब्रैकेट √3 प्लस 2√6, और जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी है भाई, देखो ना a प्लस आयोटा b की फॉर्म ही तो a, इसमें से √2 और इसमें से √3 कॉमन ले सकते थे, लेकिन मे भी ऐसे ही छोड़ा होगा। मैं एक बार आंसर चेक करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं। तो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ा है, बस यहाँ पे √3 को कॉमन रखा है। तो मैंने बताया ना कि इसमें से भी √2 कॉमन आ सकता था, लेकिन लेना है नहीं लेना है वो डिपेंड करता है ना। तो अगर आप ऐसे भी छोड़ते हो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद अगला हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको कराने से पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम वीडियो को पॉज करके आगे। तो बच्चों अब देखते हैं द मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी हमने आपको प्रॉपर्टीज भी बता दी हैं, तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूलस की। तो अगर मैं मॉड्यूलस की बात करूं तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं आपको आर्गन प्लेन पे बताऊंगा जब हम पोलर फॉर्म करेंगे, है ना। तो अभी हम सिंपली समझते हैं कि मॉड्यूलस क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू लेट्स सपोज कि
3 प्लस 4 आयोटा, आयोटा 4 या फिर, है ना। तो अगर मेरे को इसका मॉडुलस निकालना है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा मॉड जेड से, है ना। ओके, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो सिंपली आप देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और दोनों को प्लस करके आ गया 25 और 25 का आ गया 5। तो ये आपका मॉडुलस हो गया। क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इफ z इक्वल टू a प्लस आयोटा b देन मॉड z इक्वल टू क्या होता है बेटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है ना। और मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉड z इक्वल टू, इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। देखो ना यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर ही किया है ना। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वेरी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो है z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर। और इसी से हम एक चीज और भी कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और देखिए अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस हो तो हम उसको इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं और फिर उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर डिवीजन में हो तो हम उसको सिंपली डिवीजन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और मॉड जेड इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड अगर होता है तो देन वो किसके इक्वल होता है बेटा माइनस ऑफ मॉड जेड के इक्वल होता है ना। ठीक है, मॉडुलस ऑफ मॉड जेड। ओके, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं, मैं देखता हूं जरा। अच्छा, अगले जो एग्जांपल है आपका नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज एग्जांपल नंबर 5, जो कि पेज नंबर 103 एनसीईआरटी है। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है बेटा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। 2 माइनस 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो देखिए अगर ये z है, मैं इसको लेट कर लूं z से 2 माइनस 3 आयोटा को, तो बेटा मेरे को क्या निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि z रेज़ टू द पावर -1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करने के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। एक तो ये है कि सिंपली हम z को कैसे लिख लें, 1/z लिख लें, है ना। z इनवर्स को हम सिंपली 1/z लिख सकते हैं, एक तरीका तो ये है। तो देखिए 1/z, z की वैल्यू कितनी है बेटा, चेक करो 2 माइनस 3 आयोटा। और अब मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा z का। ओके, तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसके अगर मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं दैट इज 2, और कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका साइन बदल दूंगा तो 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 2 प्लस 3 आयोटा। तो देखिए सिंपली अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर क्या आ गया 2 प्लस 3 आयोटा, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करूंगा तो 4 माइनस बी स्क्वायर करूंगा तो 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इंडिविजुअली डायरेक्ट ही कर दूं मैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो गया। तो फाइनली 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन, देखिए 4 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 को -9 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा, +9 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 9 और 4 कितना 13। अब इसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, और यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। तो देखो इसका सेकंड मेथड देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसी प्रॉपर्टी से मैं भी आपको कोरिलेट करके दिखाऊंगा। तो देखिए ये वाली प्रॉपर्टी मैं ले लेता हूं, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, है ना। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए मैं इसको उधर भेज रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन में मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, और यहाँ पे z आएगा तो 1/z हो जाएगा। ठीक है, और 1/z को मैं सिंपली z रेज़ टू द पावर -1 भी लिख सकता हूं दैट इज z इनवर्स। तो z इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन में मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। चेक कर लो, और उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो बेटा z इनवर्स का मेरे पास एक फॉर्मूला आ चुका है ना। ठीक है, मेरे पास z इनवर्स का एक फॉर्मूला आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं यहां से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, जैसे मैंने ये कैलकुलेट किया। अब अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता इसी को तो कैसे करता, तो पहले मेरे को कॉन्जुगेट ऑफ z निकालना पड़ता। तो कॉन्जुगेट ऑफ z कितना होता है, z अगर ये है तो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा बेटा 2 प्लस 3 आयोटा। चेक कर लो, क्लियर है। अब मेरे को इसका मॉड भी निकालना पड़ता, मॉड z, भाई इधर पुट करने के लिए मॉड z निकालना पड़ेगा ना। तो मॉड z का फॉर्मूला क्या है, अभी अभी हमने सीखा है, √a² प्लस b स्क्वायर। तो a की बात करें तो a की वैल्यू कितनी है 2, प्लस b की बात करें तो b की वैल्यू है -3। चेक कर लो -3। ओके, तो कितना हो गया बेटा फाइनली 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 और 9 4 13, यानी कि √13 आ गया। ओके, अब नाउ
फॉर्मूला क्या है बेटा, z रेश टू द पावर -1 इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट ऑफ z कितना है, 2 प्लस रूट 3 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। अच्छा ये क्या है, ये आया आपका मॉड z, है ना। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो बेटा मैं डायरेक्ट ही 30 लिख दूं। भाई स्क्वायर आपको देखो ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर पुट करना है मॉड z का, और मॉड z है रूट 13, तो रूट 13 का स्क्वायर करो तो 13 तो आएगा। तो अब इसको सिंपली आप सेपरेट करके लिखेंगे तो 2 अपॉन में 13 प्लस 3 अपॉन में 13 आयोटा, और ये आपका आंसर हो गया। और देखो सेम आंसर आया नहीं आया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस मेथड से भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं लास्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 6। बिफोर दैट आप वीडियो को देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 जो कि पेज नंबर 103 एनसीईआरटी है। तो इसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, यानी कि कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंपली जल्दी से देखेंगे इसको फटाफट से। हमारे पास क्या है बेटा, वेरी फर्स्ट पार्ट में 5 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 2 आयोटा, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में हो तो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमने जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना होता है ना, क्लियर। तो बेटा मैं इसको क्या कराने वाला हूं, 1 प्लस रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने वाला हूं, है ना, जो कि क्या है बेटा, जो कि इसका कॉन्जुगेट है, क्लियर है। ओके अब मैंने सिंपली 5 से इंटू किया तो 5 × 5 प्लस इसको 5 से किया तो 5 रूट 2 आयोटा। ओके इसको किया तो कितना आ गया, रूट 2 आयोटा आ गया। और जब इसको इससे किया तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2, और 2 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो 2 आयोटा स्क्वायर होल अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो तो रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, और आयोटा का स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर, चेक कर लो। तो 5 एज इट इज। अब ये इसको देखो भाई, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, चेक कर लो, मैंने आपको वैल्यू लिखवाई थी इसकी। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1, -1 को 2 से इंटू करो तो -2 आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, रूट 2 आयोटा। आप खाली आयोटा भी कॉमन ले लोगे तो चल जाएगा, तो खाली आयोटा इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो क्या रहेगा अंदर, 5 रूट 2 प्लस रूट 2, ओके अपॉन में, भाई अपॉन में कितना आ गया 1 माइनस, अच्छा ये आयोटा स्क्वायर से की वैल्यू होती है -1, -1 से -2 को इंटू करो तो +2 आएगा, है ना। तो कितना बचा बेटा, 5 - 2 दैट इज 3 प्लस आयोटा और विद इन ब्रैकेट देखो 5 रूट 2 और 1 रूट 2 मिलके कितना हो गया, 6 रूट 2 हो गए, तो 6 रूट 2, और अपॉन में क्या है बेटा 2 और 1 3, और ऊपर से 3 कॉमन भी है, चेक कर लो। 3 जब मैंने कॉमन लिया तो क्या रह गया 1 प्लस रूट 2 आयोटा, 2 रूट 2 आयोटा, है ना, 3 को कॉमन लिया तो 2 रूट 2 आयोटा, और अपॉन में 3 एज इट इज, 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा, ये आपका आंसर होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा बिल्कुल सही है। अच्छा अब लास्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट फटाफट से, और सेकंड पार्ट में क्या लिखा है। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा है बेटा आयोटा रेश टू द पावर -31, आयोटा रेश टू द पावर -31 सॉरी 35, ओके। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आयोटा की पावर में क्या होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए कोई भी। तो ये इंटीजर तो है, नेगेटिव इंटीजर, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन में आयोटा की पावर 35 ऐसा कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक रूल बता रखा है, उस रूल में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा 35 को डिवाइड कराऊंगा 2 से, तो 2 से डिवाइड किया है 1 जा, ठीक है, कितना है 5 यानी कि 7 जा, तो कितना है 14 और 1 बच गया, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 17 + 1 लिख सकता हूँ इसको, चेक करो भाई 1 अपॉन में आयोटा रेश टू द पावर 2 × 17 + 1 ऐसे लिख सकते हैं भाई। देखो ना 17 दूनी 34 और 1 35 ही तो आएगा। और ये कौन सी फॉर्म आ गई, 2n + 1 की फॉर्म आ गई। 2n + 1 की फॉर्म में या तो आंसर आयोटा होता है या फिर आंसर माइनस आयोटा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर n की वैल्यू इवन नंबर है तो आयोटा होगा, n की वैल्यू ऑड नंबर है तो माइनस आयोटा होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 17 है, 17 दैट इज ऑड नंबर, तो क्या आंसर आएगा माइनस आयोटा, है ना। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है क्योंकि हम कभी भी आयोटा को नीचे नहीं छोड़ते हैं। तो अब इस आयोटा को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको फिर से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा प्लस आयोटा, है ना। अब देखिए ध्यान देंगे तो आयोटा इंटू 1 करो तो आयोटा, और नीचे आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ओके। तो आयोटा एज इट इज और ये माइनस एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, है ना। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ऊपर आयोटा और नीचे -1 इंटू माइनस करूंगा तो +1 आएगा, और 1 अपॉन में लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो कितना है सिंपली आयोटा आएगा। तो इसके आगे तो सॉल्व भी नहीं हो रहा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 0 + आयोटा लिख सकता हूँ,
है ना, और यही इसका आंसर होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बिल्कुल यहीं पे छोड़ा हुआ है। और इसके साथ आपका जो इंट्रो था एक्सरसाइज 5.1 का वो कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। तो एक बार ट्राई जरूर करना सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 खुद से करने की, है ना। चलिए बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बिफोर दैट आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। सो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।